साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तकरीबन 7 महीने तक हिरासत में रहने के बाद रिहा हो गए हैं। उन्हें 18 जुलाई को अचानक नैब ने दौरान सफर गिरफ्तार किया और ये 7 महीने शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब की हिरासत और अडियाला जेल में गुजारे। उन्होंने कभी नैब की तरफ से रिमांड की मुखालफत नहीं की, अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानत दे दी, मगर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG केस चल रहा है। 9 मार्च को इसकी आइंदा समाअत होगी। इस केस में नैब रेफरेंस दायर कर चुका है, जिसमें उन पर इख्तियारात से तजावुज़ के इल्जामात लगाए गए हैं। अहम बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी को अडियाला जेल के एक ऐसे सेल में कैद रखा गया जहां सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। साथ ही शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क की सियासत पर बड़ी तब्दीलियां आई। उनकी पार्टी की मरकजी लीडरशिप खामोश है। इस हवाले से शाहिद खान अब्बासी के पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती रहीं। नैब की हिरासत, जेल में उन पर क्या गुजरी और नून लीग की सियासत, इस सब पर बात करेंगे। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक मुश्किल वक्त आप पर गुजरा, मगर आप तो जमानत मांगने को तैयार नहीं थे। मियाँ साहब को आपको मनाना पड़ा। सबसे पहले आपकी जेल की कहानी ज़ाहिर अवाम जानना चाहेंगे। देखिए, बात बड़ी सीधी है। मैंने हमेशा कहा था कि अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम है तो टीवी कैमरा लगाएं, तफ्तीश करें और लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। और मैं आज भी यही कहता हूं कि अगर आपने हक़ाइक़ दिखाने हैं पाकिस्तान के अवाम को कि हकीकत क्या है नैब के केसों की, तो जो मेरा मुकदमा है उसकी समाअत जो है वो लाइव टीवी पर दिखाई जाए। मुझे जब ये हुकूमत आई, तरह तरह के प्रोफार्मे आने शुरू हो गए नैब की तरफ से, ये बताएं वो बताएं। मैंने सारे वेबसाइट पे लगाए, आप उनको पढ़ लें। एक लंबी फहरिस्त है। कभी आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिए, कभी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली, कभी LNG ख़रीद ली, कभी टर्मिनल का ठेका दे दिया, कभी पता नहीं किस किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये मेरे जवाब हैं। जितनी दफ़ा भी बुलाया गया नैब, मैं वहाँ गया, उन्होंने जो सवाल किए उसके जवाब उनको दिए और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी आपने पूछना हो मैं हाजिर हूं, किसी वक्त भी हाजिर हूं। मैं मुल्क से बाहर था, मैंने खबर सुनी कि मेरा नाम ECL पर डाल दिया गया है। मैं बाहर से वापस मुल्क में आ गया कि किसी को ये शुबा ना हो कि मैं शायद मुल्क से भागने के चक्कर में हूं। और आपको मैं वो जो परफॉर्मे नैब के क्वेश्चनर थे वो आप देख लें। 20 साल की इनकम की कितनी आमदन मेरी थी, क्या मेरा एक्सपेंडिचर था, किस चीज़ पर खर्च हुआ, बच्चों की फ़ीस क्या थी, फॉरेन ट्रैवल क्या था, बिजली के बिल क्या थे, गैस के बिल क्या थे। 20 साल की जो डॉक्यूमेंटेड उसकी डेटा है मैंने नैब को प्रोवाइड किया, जिसकी कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टैक्स लॉज के अंदर सिर्फ 7 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए। मुझसे 20 साल का मांगा गया, 20 साल का दे दिया। जो एसेट्स थे उनकी डिटेल भी दे दी। ये भी बताया कि एसेट्स कैसे बने हैं, कहाँ से पैसे आए हैं, वो भी सब बता दिया। मैंने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, 2013 में मिनिस्टर बना, मैंने तमाम डिटेल्स भी नैब के हवाले कर दी कि ये मेरी तमाम बैंक अकाउंट्स हैं, ये उनकी ट्रांजैक्शंस हैं। किसी ट्रांजैक्शन पर आपको शक है, शुबा है, मुझसे पूछ लें। कोई सवाल मुझसे नैब ने उसके बाद नहीं किया। 18 तारीख को मैं लाहौर जा रहा था। ठीक है, आपको गिरफ्तार करने के बाद मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं पेश होता रहा, जवाबात देता रहा, जो आपने वेबसाइट वगैरह सब चीज़ों पर रखी, वो ज़ाहिर वो आवाम को हमने भी चीज़ें दिखाई हैं, जो मामलात आपके केस के हवाले से थे वो भी दिखाए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गिरफ्तारी क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है नैब के वाइट कॉलर क्राइम में, हमें गिरफ्तार करना पड़ता है। आपको गिरफ्तार करके क्या ऐसी तहकीक की कितनी ज़्यादा आपसे इन्वेस्टिगेशन होती थी, और आखिरी दिनों में भी, क्योंकि नैब तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है आपकी जमानत के खिलाफ, तो कितना ज़्यादा आपसे तहकीक की जाती थी कि जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है आपको दोबारा गिरफ्तार करने की? मैं शाहजेब साहब, मैं यही कह रहा था कि 16 तारीख को 18 को मैं लाहौर जा रहा था। वहाँ रास्ते में नैब की पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी आपके गिरफ्तार, हमने आपको गिरफ्तार करना है। मैं कहा वारंट दिखा दें। वारंट नहीं थे, उसकी कॉपी दिखाई। मैंने कहा ठीक है, सो बिस्मिल्लाह।
कहने लगे कि हमने आपको 16 तारीख को एक नोटिस भेजा था, आप उस पर नहीं आए तो हमने आपके अरेस्ट के वारंट इशू कर दिए। मैंने कहा जी मुझे 16 का कोई नोटिस नहीं मिला, जो अरेस्ट के वारंट थे वो 16 तारीख को इशू किए गए थे। ये बदनीयती पर मबनी अरेस्ट थी। 70 दिन मैंने कहा मैं कोई नैब की रिमांड की मुखालफत नहीं करूंगा, जो नैब ने पूछना है पूछ ले। और मैं आज भी कहता हूं, आज भी नैब ने कुछ पूछना है पूछ ले, लेकिन शाहजेब खानजादे का कैमरा मेरे सामने रख के पूछे ताकि पाकिस्तान के अवाम भी देख ले कि नैब के सवालात क्या हैं। 70 दिन मैं रिमांड में रहा। आप यकीन करें शाहजेब साहब, एक सवाल मुझसे नैब ने नहीं किया, कोई एक सवाल नहीं था। आते ज़रूर थे, इधर उधर की गपशप की, इधर उधर की बातचीत की, वही जो क्वेश्चनर मैं दे चुका था, वो जी ये सवाल, मैंने कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें, अच्छा जी ये सवाल, मैं कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें। कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मैंने उनसे कहा आपने जो सवाल करना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप हुकूमत के रिकॉर्ड आपके पास है, आप रिकॉर्ड ले आए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मिनिस्टर की अथॉरिटी जो होती है वो सिर्फ कैबिनेट के डिसीजंस को की इम्प्लीमेंटेशन की ओवरसाइट की होती है, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं रखता। तो मैंने कहा मैं सिर्फ अगर आपको ये कह दूं कि मेरा सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो कानूनी तौर पर आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म किया जाए, इसलिए मैं हर चीज़ जो मेरी मिनिस्ट्री में मेरे दौरान हुई मैं उसका जिम्मेदार हूं। जो काबीना के फैसले मेरे वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए हुए या वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले किए, मैं उसका भी जिम्मेदार हूं और पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। ये इसकी हकीकत है। कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक सवाल मुझसे नायब ने आज तक नहीं किया, और वो सवाल ये है कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। यानी जो बुनियाद है करप्शन की, अगर मैंने असासे बनाए हैं, मैं खर्चात करता हूं, तो मेरी आमदन कहां से आई? अगर आमदन आई है तो क्या मैंने टैक्स अदा किया या नहीं किया? अगर आपने करप्शन पकड़नी है, सिर्फ एक तरीका है, सवाल करें कि तुमने टैक्स कितना अदा किया है। इमरान खान जवाब दे, आरिफ अलवी जवाब दे, चेयरमैन नायब जवाब दे, काबीना जवाब दे, कितना टैक्स देते हैं? क्या उस टैक्स इतना है कि उनके अखराजात को पूरा कर सकता है? बात वहीं पे खत्म हो जाती है। यह सवाल मुझसे नायब ने नहीं किया। और साहब तो मैं तो आज भी हाजिर हूं। ये 70 दिन आप नैब के उसमें रहे, आप कह रहे हैं, उसके बाद आप पटियाला चले गए, वहां पर आपसे कोई सवालात या आते थे? क्योंकि कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उनसे तो बिल्कुल ही तहकीक नहीं होती थी, आपसे होती थी अडियाला जेल में तहकीक? जी, अडियाला जेल में कोई तहकीक नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं जब नैब कस्टडी में थे तो नहीं हुई, तो अडियाला जेल में क्या होनी थी? मैं तो 4 महीने जो शुरू के था, मैं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा, मैंने उसकी भी कभी शिकायत नहीं की। वो तो जब एहसन इकबाल साहब वहां पर पहुंचे तो कोई शख्स दूसरा नजर आया, वरना मैं तो 24 घंटे अकेला रहता था, तो मैंने तो कोई शख्स देखा नहीं। आज मैं तो कह रहा हूं, आज भी नैब ने तफ्तीश करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मकान नंबर 4 गली नंबर 17 F72 इस्लामाबाद में रहता हूं, किसी वक्त तशरीफ ले आए, आकर जो बात पूछनी है पूछ लें, मैं हाजिर हूं। मुझे अपने दफ्तर बुला लें, मैं बिल्कुल खुशी से, चाय भी उनकी अच्छी होती है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और फिर ये पॉइंट कब आया? सवाल पूछने को नहीं है उनके पास। और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, मगर किसी को भी जो सजाए मौत के कैदी होते हैं उनकी चक्की में नहीं रखा गया, आपको रखा गया, और वो भी गालिबन शुरू में नहीं रखा, बाद में रखा गया। ये क्या ऐसा हुआ था? मैं साहब, ये छोटी बातें हैं, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है कि जिस हुकूमत की सोच इतनी घटिया हो, जिस वज़ीर-ए-आज़म की सोच इतनी घटिया हो कि वो ये पता करता रहे कि फलाना आदमी जेल में क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, उस हुकूमत ने क्या करना है इस मुल्क के अवाम के लिए, वो तो आपको नज़र आ गया है। तो ये छोटी बातें हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ। जेल गुजारना मैं जानता हूँ, जेल मैंने गुजार ली है, आपने फिर डालना है फिर डाल दें, मुझे कोई ना ख़तरा है ना मुझे कोई डर है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी साफ हैं,
ज़मीर भी मुतमईन है। तकलीफ होगी जेल में डालने वालों को, मैं आज आपको बता रहा हूं। मगर मैं जो काबीना ये बहस करती रहे कि फलाना आदमी ईसीएल पर है या नहीं है, जेल में है या नहीं है, उसने पाकिस्तान के अवाम की मुश्किल कब हल करनी है, उसने चीनी का मसला कब हल करना है, उसने आटे का मसला कब हल करना है, उसने मुल्क की मईशत को कब हल करना है। ये छोटी जहनीत है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। अच्छा, मगर आप ज़ाहिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, 7 महीने आप जेल में रहे हैं, अवाम जानना ज़रूर चाहते हैं कि आप जब गए, आपको नैब के रिमांड से निकाल के जब अडियाला भेजा गया, तो आपको शुरू में ही जेल में सजाए मौत के कैदियों की चक्की में रखा गया या बाद में आप शिफ्ट हुए? ये क्या, इसका सीक्वेंस क्या है इवेंट्स का? नहीं जी, मुझे 3 घंटे बी क्लास में रखा गया, जहाँ जरदारी साहब भी थे, 3 घंटे के लिए। उसके बाद जो दूसरी आम जेल होती है वहाँ भेज दिया गया और मैंने कोई शिकायत नहीं की। जिस सेल में मैं था उसमें पहले सजाए मौत के कैदी रहते थे, साथ वाले भी जो चक्कियाँ जिन्हें कहते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसको चक्की कहा जाता है, उसके अंदर भी कोई उम्र कैद वाले लोग थे, कोई सजाए मौत वाले लोग थे। तो वो लोग थे, मुझे यकीन करें कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे अफसोस है इस हुकूमत की और उसके वज़ीर-ए-आज़म की घटिया सोच पर। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा, अब कि आपका कानूनी और आईनी हक था ज़मानत, आप ज़मानत नहीं ले रहे थे। साथ में ये खबर भी आई कि आपने मिफ्ता इस्माइल को, शेख इमरानुल हक को ये कहा है कि भाई आपने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, ज़ाती तौर पर रिलीफ ले लो। ये क्या सच बात है? देखिए, ये मेरे कहने की बातें नहीं है, लेकिन मैंने ये हकीकत है कि जो भी जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, मैंने उन सबको मैसेज भेजा कि अगर आपको नैब बुलाती है, आप बखुशी अप्रूवर बन जाएं, मेरे खिलाफ बयान दे दें, अपनी जान बचाएं, क्योंकि ये एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, ये इंसाफ का निज़ाम नहीं है। और हमारे, अगर हम आज रियासत मदीना की बात करते हैं तो हदीस नबवी मौजूद है कि जान बचाने के लिए कोई नाजायज़ गोश्त भी खाना पड़े तो वो भी जायज़ है। तो मैंने कहा आप बखुशी, मेरे तो कोई शिकायत नहीं होगी, कोई आपसे गिला नहीं होगा, कोई दोस्ती में फ़र्क नहीं आएगा। जो ये नैब, क्योंकि नैब करती क्या है, नैब बुलाती है एक शख्स ने जो फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुआ, 35 साल की सर्विस है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई उसके बारे, उसकी इंटेग्रिटी में डाउट कभी नहीं था, उसको नैब का 17 ग्रेड का अफसर बुलाता है और 2 कागज़ रखता है। एक कागज़ होता है ये तुम्हारे अरेस्ट वारंट है, ये तुम्हारी अप्रूवल स्टेटमेंट है, कौन सी चाहिए। ये चॉइस दी जाती है इस मुल्क के रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज को। तो आज कहते हैं कि हुकूमत नहीं चलती, अवाम मुश्किल में है, तो अवाम मुश्किल में होंगे जब आप ये हरकतें करेंगे। जब हुकूमत प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे, जब हुकूमत जैली केस बनाना शुरू कर दे, जब हुकूमत के एहलकार अदालत में खड़े होकर परजरी करें, झूठ बोलें, वो मुल्क चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम चल सकता है। मैं खुद 10 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, हमने कभी किसी शख्स के बारे में कोई बात काबीना में क्या प्राइवेट कभी गुफ्तगू में नहीं की कि फलाने को अंदर किया जाए, फलाने को बाहर किया जाए। DGFIA ने स्टेटमेंट दिया है, जो रिटायर हुए बशीर मेमन साहब, कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म थे कि फलाने को पकड़ लो, फलाने केस बनाओ, ये करो वो करो। तो जब ऐसा निज़ाम होगा तो ये नहीं चल सकता। तो मैं हाजिर हूं। मैंने कहा, मैंने नैब को कहा, मैंने अदालत में कहा, नैब का कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर रेफरेंस मुकम्मल किया जाएगा, उसकी 30 दिन में अदालत में ट्रायल होगी और उसका फैसला किया जाएगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल बेल के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप रेफरेंस फाइल करें और मेरी ट्रायल करें। आज 5 महीने हो गए, रेफरेंस ही हमें नहीं मिला। ये हकीकत है नैब की। ये मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जिसने आज मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है, मुल्क में गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया है। अगर आप इस इदारे को ख़त्म नहीं करेंगे, ये इस मुल्क की मईशत को खा जाएगा। साहब, जब अगर मिफ्ता इस्माइल को, शेख इमरान को कहा, आपने कहा कि वादा माफ गवाह बन जाओ, और जाहिर है आप कह रहे हैं कि कहा जाता है ऑफिसर्स को भी, क्या आपको भी कोई ऐसी ऑफ़र हुई कि अगर आप नरमी लाएं अपने मौक़िफ़ में या फिर अपने बयानिए में तब्दीली लेकर आएँ तो आपको भी रिलीफ मिल सकता है? आपको कोई ऐसी ऑफ़र?
देखिए, मुझे ये ऑफर करने की हिम्मत नहीं है ऑफर करने वालों में। वो भी जानते हैं कि जवाब क्या होगा, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि मुझे पैगाम दिए गए दूसरे लोगों के ज़रिए कि आराम से घर बैठें, कोई तकलीफ़ ना फरमाएं। लेकिन जो आदमी जिसको इस मुल्क के अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया हो, एक जमात ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया हो, अगर वो आराम से बैठ जाए तो फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बात करूं कि मुल्क में आज ख़राबी क्या है, मुल्क के निज़ाम में क्या ख़राबी है, मुल्क की मईशत में क्या ख़राबी है, मुल्क में गवर्नेंस में क्या ख़राबी है, इस मुल्क के अवाम को तकलीफ़ क्यों है। अगर मैं बात नहीं करूंगा, जो वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, तो कौन करेगा। मैं इसको अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी समझता हूं। साहब, मगर आपने तो जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूं, तो आप तो बोलते रहे, फिर जेल में भी रहे, फिर सजाए मौत की कैदियों की चक्की में भी रहे, मगर जमात आपकी खामोश हो गई। और दरमियान में खबरें हैं कि आप जमात के कुछ फैसलों से खुश भी नहीं हैं, ख्वाजा आसिफ साहब से भी शदीद नाराज़ हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखें, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। जमात जो फैसले करती है, हो सकता है कुछ फैसले मुझे पसंद ना हों, लेकिन मैं उन फैसलों में शरीक हूँ। जब मेरी जमात कोई फैसला कर देती है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मैं उस फैसले का हिस्सा हूँ। मैं उस फैसले से मुस्तस्ना अपने आप को नहीं करार दे सकता। तो यही निज़ाम होता है। यकीनन बहुत सी बातें हैं जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये जब एक मजमूई तौर पर फैसला हो गया, जमात का मौक़िफ़ आ गया, वो मेरा मौक़िफ़ भी वही है। तो ये बातें चलती रहती हैं, सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर भी चलती रहती हैं। क्या दरमियान में कोई नाराज़गी नहीं है। जमात जो है वो अपना काम कर रही है। हो सकता है उसकी रफ्तार से कुछ लोग खुश ना हों, कुछ खुश हों, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पर खड़ी है। एक MNA आज तक नहीं टूटा, एक MPA आज तक नहीं टूटा। ये नई रवायत है कि जब दबाव हो तो लोग पार्टियां छोड़कर भागा करते थे। आज ये पहली अपोजिशन जमात है, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि हम से गलती हुई, हम जमात में वापस शामिल होना चाहते हैं, हम गलत जमात में चले गए, हम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूं, अवाम ने मुझे और पार्टी ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बोलूं। मगर आपकी पार्टी पर तो उल्टा तनकीद ये हो रही है कि आपकी पार्टी बोल नहीं रही है। नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बनाया, शहबाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आला बनाया, मरीम नवाज साहिबा को भी बड़ा प्यार मोहब्बत मिला अवाम से, वो सब खामोश हैं। और फिर रिलीफ भी मिला ज़मानतों की सूरत में। आपने तो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया, आप जेल में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, मगर पार्टी के लोगों को रिलीफ मिला है और वो खामोश हैं। नहीं, क्या इलाज कराना रिलीफ समझी जाती है? तबीयत तो उनकी पहले भी खराब थी, मगर नहीं मरीम मिल रहा। नवाज ने कभी ना सरकारी ओहदा रखा है। मरीम नवाज नैब के कानून की डेफिनेशन में नहीं आती। और मैंने तो नैब के मामला देख लिए ना, नैब की हकीकत क्या है। नैब सरासर, नैब का हर अमल झूठ और बदनीयती पर मबनी है। मगर मैं भाई साहब, जब मैं कह रहा हूँ रिलीफ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि केस जेन्युइन थे। मैं ये नहीं कह रहा, जब मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किस्म के भी केसेस थे, उस पर ज़ाहिर हम अपने शोज़ में इतनी बात करते रहे हैं, उसी में अचानक से कुछ रिलीफ का माहौल बना है और फिर उसके नतीजे में खामोशी भी अभी तक बरकरार है। आप तो बोले, अब भी बोल रहे हैं, रिहाई के अगले ही दिन बोल रहे हैं, मगर पार्टी खामोश हुई आपकी। देखिए, पार्टी अपना मौक़िफ़ असेंबली में बयान करती है, बाहर भी करती है और हर रोज़ करती है। अब किसी को अगर रिलीफ दी है, कोर्ट्स ने बेल दी है या इलाज का मौका दिया है, तो अब आप तवक्को करें, उनकी पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी बोल रही है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं नवाज शरीफ की पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बोल रहा हूं। तो ये तवक्को करना कि मरीम नवाज हर रोज बयान देंगी, उनको अदालत ने रिलीफ दी है, उनका वो पार्टी की मेंबर हैं, पार्टी बोल रही है, तो ये सबकी आवाज़ है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो पार्टी की आवाज़ में बोल रहा हूं। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप क्यों नाराज हुए? नहीं, कोई नाराज़गी मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से नहीं, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। मैं नाराज़ होने वाली मेरी तबीयत ही नहीं है, ना मेरी ऐसी सोच है, कोई नाराज़गी नहीं है। इख्तलाफ इशूज़ पर ज़रूर हो सकते हैं और रहते हैं, वो इख्तलाफ दूर हो जाते हैं, अगले इशू पे आदमी आ जाता है। क्या दरमियान में जो तरमीम की सपोर्ट के हवाले से जो सपोर्ट की नोयत थी और जो तरमीम की नोयत थी, उस पर भी आपका इख्तलाफ हुआ कि कर दें मगर इस तरीके से ना करें, ज़रा एक मुस्तकबिल के हिसाब से आप कुछ चाहते थे? बिल्कुल, मेरा जी तरमीम हो चुकी है,
मेरा तरमीम के बारे में हमेशा और हर कानून के बारे में मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि इसकी डिबेट होनी चाहिए। डिबेट के बगैर एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट जो होती है उसको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। इससे पहले माजी में जब बातें हुई हैं, बिल्स अगर पास हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी लंबी कंसेंसस का माहौल था, उसके बाद बिल पास हुआ करते थे। जो बिल डिबेट नहीं होता, जो बिल पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, मैंने ये देखा है कि उसके असरात हमेशा मुज़िर होते हैं। आप तारीख उठाकर हमारी पार्लिमानी देख लें, अगर इस बिल पर डिबेट हो जाती, यकीनन उससे इशू भी बड़ा वेल डिफाइन हो जाता, उससे पार्लियामेंट पर भी प्रेशर हट जाता, उससे फौज पर भी प्रेशर हट जाता, हक़ाइक़ भी अवाम के सामने आ जाते, और आज पूरी पार्लियामेंट की ये हद तक ना होती कि ये एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, इसने ये कर दिया, बिल भी पास हो जाता, वही बिल होता जो था, लेकिन इज्जत पार्लियामेंट की रह जाती कि इसने बिल को डिबेट किया और पास कर दिया। बहरहाल वो फैसला नहीं था, पार्टी के अंदर कंसेंसस था, बिल पास हो गया, अब उसको हम भुगत रहे हैं। आप भी रोज़ सवाल करते हैं, तारीख भी करेगी, मामला चलता रहेगा और इसको प्रेसिडेंट कोर्ट किया जाएगा, जी फलाने ने फलाना बिल पास कर दिया था बगैर डिबेट किए, तो आज फिर बिल पास हो रहा है, तो क्या बात है। तो ये बातें कुछ माकूल नहीं होती। साहब, क्या वजीर नवाज शरीफ साहब ने जब आपसे कहा कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें क्योंकि आप तैयार नहीं थे, तो इस वजह से है कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बनाना चाहते हैं, पार्टी आपको इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना चाहती है असेंबली में? नहीं, मैं ना किसी ओहदे का ज़िंदगी में ओहदेदार रहा हूँ और ना आज ओहदेदार हूँ। मैं जब 26 साल MNA रहने के बाद मैं मिनिस्टर बना था, मैं ओहदों का तलबगार नहीं हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नवाज शरीफ साहब का मैसेज ज़रूर आया कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि नैब प्रोसिक्यूट करे, हमें ट्रायल करे ताकि अवाम को पता चले हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप बेल के लिए अप्लाई करें, ये आपका हक़ है, आप अपना हक़ ना छोड़ें, क्योंकि उस केस के अंदर 11 अफराद हैं और गिरफ्तार सिर्फ मैं था। मिफ्ता इस्माइल साहब और शेख इमरान को रिहा कर दिया गया था बेल पर, तो उन्होंने कहा कि आपका हक़ है, आप अप्लाई कर दें। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ से एग्री किया, और मेरा ये ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक लैंडमार्क केस होगा, जो ये उस तरह नैब के हाथ में है उस हाथ को काट देगा इंशाल्लाह। तो गिरफ्तारी का जोम देकर, गिरफ्तारी की थ्रेट देकर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको कोर्स करते हैं, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। अब भाई साहब, आपने क्योंकि ज़रा करप्शन का ज़ाती इल्ज़ाम तो नैब ने भी आप पर नहीं लगाया, मगर जो आपकी उस वक्त जजमेंट थी उस पर उमर अयूब खान साहब ने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2019 में हमने जो LNG खरीदी वो जो PMLN ने मुआहदा किया था उससे 25% कम खरीदी, और अब जो रेट्स हैं वो आधे होकर रह गए हैं, $4 से भी कम के हो गए हैं। 15 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उसकी वजह से $10 अरब का कौम को नुकसान होगा। अब इस वक्त LNG की प्राइसेस बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, आपने लॉन्ग टर्म जो कतर से मुआहदा किया वो बहुत महंगे रेट्स पे किया, वो कह रहे हैं $10 अरब का नुकसान होगा। जी, ये मैं ट्वीट नहीं करता, मैं तो हक की बात करता हूँ, हक़ाइक़ की बात करता हूँ। मैंने कौमी असम्बली में भी उमर अयूब साहब को कहा था कि एक पार्लिमानी कमेटी बना दें, स्पेशल कमेटी, जो इस सारे मामले को देखकर रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करे और पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करे। ट्वीट से काम नहीं चलता। इस वक्त मैं आपको $2.80 का भी LNG खरीदी है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ये वो शिप्स हैं जो भी चाइना से रिटर्न किए जा रहे हैं, और यकीनन जिस तरह कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, LNG की प्राइस भी ऊपर नीचे जाती है। और आप जब हमने फैसला किया था, हमने एक मकसद को सामने रख कर किया था। अगर उससे किसी को इख्तलाफ है उस पॉलिसी से या उन फैसलों से, तो कमेटी बना दें, उसको इन्वेस्टिगेट कर ले और हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दे। मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम खुद जो गैस पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम $6 पे कर रहे हैं इस वक्त, $6। अगर मार्केट में $3 की LNG मिल रही है, जो कि मिल रही है, पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्शन बंद करके LNG खरीदनी चाहिए और उन टर्मिनल्स को इस्तेमाल करें जो हमने लगाए थे कि पाकिस्तान जो है
वो गैस की कीमत, आधी गैस की कीमत जो अपनी गैस है उससे आधी कीमत लेकर पाकिस्तान के अवाम को दे सके। और भाई साहब, क्योंकि इंडिया ने भी कतर के साथ मुआहदा किया था, वहां भी डिबेट हो रही है कि हमें रीनिगोशिएट करना चाहिए। हो सकता है कि कतर से कहे कि क्वांटिटी ज़्यादा लें और रीनिगोशिएट करके प्राइसेस को कम कर लें। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इस बात की गुंजाइश है कि हुकूमत पाकिस्तान जाके भी कतर के साथ रीनिगोशिएट कर सके अपना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, इंडिया तकरीबन हमसे 3 गुना ज़्यादा LNG खरीदता है कतर से, और उनकी कीमत, मजमूई कीमत जो है वो हमसे ज़्यादा है। ये एक हकीकत है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉजेज होती हैं। मैं अब हुकूमत में नहीं हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, और ये जो लोग हुकूमत में हैं वो भी जानते हैं कि हमारे जो LNG है जो कतर से ले रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर, वो इंडिया से उसकी कीमत कम है। और ये बात मत भूलें कि जब हमने LNG ली थी उस वक़्त दुनिया में LNG की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक शॉर्टेज थी। क्योंकि एक बात ज़रूर याद रखें कि LNG एक ट्रेडेबल कमोडिटी इसलिए नहीं होती कि LNG पहले बेची जाती है, उसके बाद प्रोड्यूस की जाती है। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आप जाकर LNG प्रोड्यूस करनी शुरू करते हैं, यानी उसकी टर्मिनल्स बनाते हैं। ये LNG उस ज़माने में सिर्फ कतर के पास अवेलेबल इसलिए थी कि अमेरिका जो LNG इंपोर्टर बनना जा रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ पर शेल गैस की वजह से वो एक्सपोर्टर बन गए। तो ये LNG जो उनके लिए कतर प्रोड्यूस कर रहा था वो अवेलेबल हो गई थी, जिससे हमने भी इस्तेफादा हासिल किया, चीन ने भी किया, कोरिया ने भी किया, इंडिया ने भी किया। तो हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। उमर अयूब साहब मुझे भी जानते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। अगर वो चाहते हैं तो शाहजेब खानजादे का कैमरा सामने रख कर मुझसे दू बदू बात कर लें, अब पाकिस्तान के अवाम के सामने हकाइक रख दें। और अगर चाहते हैं, मेरी ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि पार्लिमान की कमेटी बने जो सारे मामले की तफ्तीश करे और इन कैमरा, और यानी कैमरा रख कर करे, पाकिस्तान के अवाम के सामने हकाइक आएँ। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, इस कैबिनेट के अंदर 2 वज़ीर ऐसे हैं जो खुद LNG से मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन उनमें आज इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि काबीना में ये कह सकें कि जो LNG PMLN ने की उससे बेहतर डील उस वक़्त मुमकिन नहीं थी। उमर अयूब खान साहब अगर जब भी चाहें आने वाले दिनों में ज्वाइन करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, तो वो उनके लिए हाजिर है। शाहिद खान अब्बासी साहब खुद ऑफर कर रहे हैं। भाई साहब, नाउ आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी अब? सर, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अवाम के हक में होगी, वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होती कि इनको रहने दें, 5 साल पूरे करने दें। लेकिन क्या हम पाकिस्तान की मईशत की तबाही के स्पेक्टेटर बंद कर बैठे रहें? हम देखते रहें कि हुकूमत तबाही की तरफ लेकर जा रही है। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, हुकूमत ने ग्रोथ ख़त्म कर दी, हुकूमत ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, हुकूमत इंडिया ने कश्मीर एनेक्स कर दिया, हम बोले नहीं। एक मुस्बत काम हुकूमत का दिखा दें। पॉलिटिकली बहुत आसान फैसला है, इमरान खान 5 साल पूरे करो। मैं देखता हूं इमरान खान कितनी सीटें लेगा 5 साल के बाद। लेकिन मुल्क सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं चलते। ये हमारा काम है कि हम सोचें कि एक हुकूमत है जो मुल्क को तबाह किए जा रही है, जो मईशत को तबाह कर रही है, जो माशरे को तबाह कर रही है, जो मुल्क की सियासत को तबाह कर रही है। हम क्या खामोश स्पेक्टेटर बनकर बैठे रहेंगे? हमारे पास ऑप्शन है। हम सड़क पर जाएं, ऑप्शन है। हम इन हाउस चेंज की कोशिश करें, ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आज अगर पाकिस्तान के मामलात को हल करना है, आपको एक नए इलेक्शन में जाना होगा। लेकिन नए इलेक्शन में जाने से पहले आपने ये फैसला करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, कि मुस्तकबिल में मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। जिस तरह मुल्क के मामलात आज चल रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब बैठकर फैसला करना होगा कि मुस्तकबिल का निज़ाम क्या होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को उसका पहला फ्री और फेयर इलेक्शन दें ताकि ये मुल्क आगे चल सके। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल वो रिहा हुए, ज़मानत पर 7 माह कैद में रहे। आपने उनकी बातें सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कोई प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।